नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आज की जिन 3 बड़ी खबरों पे हमारी नजरें रहेंगी, सबसे पहले आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है बंगाल में बम्पर मतदान। दूसरे चरण में भी आज बम्पर वोटिंग के बाद बंगाल में मतदाताओं ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कैसा रहा बंगाल में दूसरे दौर का मतदान, दिखाएंगे खबर विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी सबसे खबर है एग्जिट पोल का इशारा। तमाम चुनावी एजेंसियों ने 5 राज्यों के संभावित चुनावी नतीजों पर अपने सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल जारी किए हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की तीसरी बड़ी खबर है विकास एक्सप्रेस पर सवार यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया, तो यूपी के विकास को डबल इंजन सरकार के द्वारा लगातार तेजी से आगे बढ़ाने के आंकड़ों को भी देश के सामने रखा। कैसे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की तेजी से आगे बढ़ाएगा, दिखाएंगे खबर विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी धुआंधार मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच 142 सीटों के लिए हुआ करीब 92% से अधिक मतदान। कई जगह भाजपा टीएमसी के बीच तकरार। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया डराने धमकाने का आरोप। एग्जिट पोल में बंगाल में ममता दीदी की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने का संकेत। असम में भाजपा लगा सकती है जीत की हैट्रिक, तो पुदुचेरी में फिर से एनडीए बना सकती है सरकार। केरल में यूडीएफ तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। अब मात्र 6 घंटे में तय होगी मेरठ से प्रयागराज की दूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया देश को समर्पित। कहा पुरानी सियासत बदलकर यूपी ने बनाई नई पहचान। सपा और कांग्रेस पर लगाया विकास विरोधी और नारी विरोधी होने का आरोप। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई निर्बाध जारी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा संकट का आयात पर असर। अप्रैल में 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की बिक्री। लद्दाख में नए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्यात्म की शुरुआत। वायुसेना के विशेष विमान के जरिए दिल्ली से लेह पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। और पहले बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर आज हुए बम्पर मतदान के साथ बंगाल के चुनाव संपन्न हो गया। पहले दौर की ही तरह दूसरे दौर में भी बंगाल ने इतिहास रच दिया और बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं ने घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस महाउत्सव में हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, तो महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर आज वोटिंग में हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम इंतजामात किए थे, जिसका असर देखने को मिला। बंगाल ने वोटिंग परसेंट के लिहाज से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में भी लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखा। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने घरों से निकलकर वोट दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार हुगली में 91.46% मतदान हुआ, वहीं हावड़ा में 91.06% मतदान हुआ। उत्तरी कोलकाता में 88.98% मतदान हुआ, वहीं कोलकाता दक्षिण में 87.34% मतदान हुआ। नादिया में 91.41% मतदान हुआ, तो उत्तरी 24 परगना में 91.57% मतदान हुआ। दक्षिणी 24 परगना में 91.60 मतदान हुआ, तो वहीं पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा 93.44% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। आम जनता से लेकर तमाम बड़े सियासी और सामाजिक चेहरों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने एक मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला।
टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने उत्तर 24 परगना के विधाननगर में अपना वोट डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री और बनगांव लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में अपना वोट डाला। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कोलकाता के पारिवारिक इंग्लिश अकादमी के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार फिरहाद हकीम ने अपने परिवार के साथ कोलकाता के चेतला गर्ल्स हाई स्कूल में वोट डाला। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और उनकी पत्नी डॉक्टर रोसीना खातून ने कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बेहाला पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ मतदान किया। पश्चिम बंगाल की मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। हम लोगों ने सबसे अपील करी थी कि आप किसी श्रेणी के भी हो, वोट का आपका मर्यादा वोट की वैल्यू एक ही है। आप लोग सब लोग आइए और वोट दीजिए। सब लोग इस बार आए हैं, वोट दिया है, इसीलिए यहाँ पे एकदम पीसफुल वोट हुआ है। कुछ 2, 4, 10 बूथ में अगर गड़बड़ हुआ है तो हम लोग ने पकड़ लिया उसको एंड उसका एक्शन होगा। कभी भी कोई सैंक्टिटी इलेक्शन की अगर मतलब हार्म होती है, अगर मतलब ये होता है कि उस पर नुकसान होता है सैंक्टिटी पे या सैंक्टिटी क्वेश्चन होती है तो रिपोल होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाताओं को 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना था। कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 39,301 मुख्य और 1700 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी का प्रबंध किया गया। सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से भी निगरानी का इंतजाम किया गया था। पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतदान से पहले एनआईए की टीमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया और कोलकाता सहित विभिन्न जिलों में तैनात की गई थी। मतदान केंद्रों पर जो उत्साह और गर्मजोशी देखी गई, वो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बन रही है। खासकर महिलाओं की लंबी कतारें जो पश्चिम बंगाल में मतदान के प्रति जागरूकता और उत्साह को दर्शाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर से लोग काफी खुश हुए हैं। वोटर्स ने देखा कि मेरे इलाके में जो मर गया था वो उसी का ही वोट हटा है, औरों का वोट नहीं हटा है। तो वोटर्स डेफिनेटली खुश हुए कि जैसे आपका इलेक्शन पीसफुल हुआ, पब्लिक नहीं चाहेगी पोस्ट पोल वायलेंस करना। इलेक्शन कमीशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया है कि बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस एंड कंपनीज यहाँ पे रहेंगी इलेक्शन के बाद भी। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। जनता ने किसको सत्ता की चाबी सौंपी है, इसका पता 4 मई को चलेगा, जब अन्य प्रदेशों के साथ चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास लंबे समय से हिंसा के चलते दागदार रहा था। इस बार चुनाव आयोग ने द्वारा किए गए अभूतपूर्व इंतजाम के चलते बंगाल में हिंसा लगभग ना के बराबर हुई और बीते तमाम चुनाव के मुकाबले हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरीके से सामान्य दिखाई पड़ा। बीजेपी और टीएमसी के बीच कई विधानसभा क्षेत्रों में टकराव की स्थिति देखने को मिली, तो दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इस बीच चुनाव आयोग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में बवाल, टीएमसी पर उठे सवाल। नारेबाजी, प्रदर्शन, पथराव, गड़बड़ी फैलाने वाला दाव। हिंसा किसने फैलाई? सुरक्षा बलों की मुस्तैद कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने की भरसक कोशिशें हुई।
टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कई जगह भाजपा नेताओं को रोकने, हमला करने और लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे। दक्षिण 24 परगना के बसंती विधानसभा क्षेत्र में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार के काफिले पर हमला बोल दिया गया। बूथ नंबर 76 के पास पत्थरों की बरसात हुई, गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। विकास सरदार ने सीधा आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उनके सुरक्षा कर्मी की बंदूक तक छीन लेने की कोशिश की गई। 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरे ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भांगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन, वो गन छीन लिया। वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार। हिंसा की ये आग यही नहीं थमी। नादिया के छपरा विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह खून से सनी तस्वीर सामने आई। बूथ नंबर 52 के पास बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर लोहे की रॉड से और हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। राजधानी कोलकाता भी इस उबाल से अछूता नहीं रहा। कालीघाट रोड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के सामने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोक लिया गया। भीड़ ने नारों के साथ विरोध का शोर मचाया। माहौल इतना गर्माया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए चुनाव ऑब्जर्वर को तुरंत शिकायत दर्ज कराई। ममता की गुंडा लोग, they are not the voters, they all are outsiders। वहीं मतदान के आखिरी वक्त में इकबालपुर में तनाव बढ़ गया। वार्ड नंबर 77 में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को घेर कर नारेबाजी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि शुभेंदु अधिकारी को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से निकाला गया। हिंसा के बीच कुछ जगह हालात इतने बिगड़े कि नंदीग्राम और भवानीपुर में 4 लोगों के एक साथ खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई। पूरा प्रदेश में अभी सीओ ने ऑर्डर कर दिया, 4 से ज्यादा आदमी जहां खड़ा होगा उसको खदेड़ने के लिए जो मर्जी सेंट्रल फोर्स करना चाहिए। गैस, लाठी सब अलाउ कर दिया। अभी कटवा के कोरुई गांव से भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक घर से जिंदा बमों का जखीरा बरामद हुआ। इस मामले में आरोपी 61 वर्षीय अतहर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह हिंसा और बवाल के आरोप टीएमसी पर लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी घटनाओं को टाल दिया गया। इस बीच बम्पर वोटिंग के जरिए वोटर्स ने बता दिया कि वो अब हिंसा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि एग्जिट पोल के दावे की अगर माने तो बंगाल में बनने जा रही है इस बार बीजेपी की सरकार। क्या है पूरे आंकड़े, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के मतदान के तुरंत बाद तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल भी जारी किए हैं कि संभावित तौर पर किस चुनावी राज्य में किस दल की बन सकती है सरकार। आइए आपको संभावित एग्जिट पोल के उन तमाम आंकड़ों के जिक्र करते हैं। अगर बंगाल की बात की जाए तो रिपब्लिक ने जो अपना सर्वे किया है उसमें
बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने की बात की जा रही है और टीएमसी की बात की जाए तो 118 से 138 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। यानी कि रिपब्लिक के इस सर्वे में सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनने का उनका आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। इसी प्रकार से एबीपी मैट्राइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 146 से 161 सीटें देते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी की बात की जाए तो 125 से 140 के आसपास और अदर्स के खाते में 6 से 10। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं साफ तौर से दिखाई पड़ती है। 2 सर्वे सीधे तौर पर इस ओर इशारा करते हैं। इसी तरीके से एबीपी पोल डायरी की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी की सीटें 99 से 127 रह सकती है, जबकि बीजेपी 142 से 171 सीटों का आंकड़ा छू सकती है। अन्य के खाते में 0 से 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा, सरकार बनती नजर आ रही है। तो तमाम सर्वे बीजेपी सरकार बनने का दावा करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से चाणक्य स्ट्रेटजिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी 150 से 60 सीटें ले सकती है, 130 से 40 टीएमसी सिमट सकती है, तो अदर्स के खाते में भी 6 से 10 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर भी बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा है टीएमसी से, यानी कि सरकार बनाने की प्रबल संभावनाएं साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। न्यूज़ 24 प्रजा पोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो 178 से 208 सीटें जीत सकती है। यहाँ पर सीधे ममता दीदी सत्ता में वापसी करती दिखाई पड़ रही है और बीजेपी 110 सीट का 85 से 110 सीट तक समेट सकती है, यानी कि लगभग पिछले बार के प्रदर्शन से थोड़ा बेहतर करती रह सकती है। अगर न्यूज़ 24 की अगर लिहाज से अगर बात मानी जाए तो यहाँ पर टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम एजेंसियां और चैनल्स ने जो सर्वे किए उसके नतीजे इस प्रकार से सामने आए हैं। इसी तरीके से पोल पल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस 99 से 127 तक सिमट सकती है, बीजेपी 142 से 171 और अदर्स के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तो ये अपने आप में बंगाल की सियासी तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल के लिहाज से बात करें। हालांकि ये एग्जिट पोल नहीं है क्योंकि ये अनुमान के आधार पर, सर्वे के आधार पर की गई बातें हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए, यानी कि जितने भी सर्वे हुए उसका अगर आधार निकाला जाए, उसका अगर एक अनुमान निकाला जाए तो क्या एक तस्वीर बनती है। तो उस तस्वीर के आधार पर तृणमूल कांग्रेस 125 से 147 सीटें ले सकती है, जबकि बीजेपी 136 से 158 सीटें ले सकती है। जो एवरेज की बात है तो यहाँ पर अगर उस एवरेज के लिहाज से भी माना जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल संभावना और सीधे तौर पर अपने आप में दिखाई पड़ती है। दूसरे बड़े राज्य केरलम की अगर बात की जाए तो अपने आप में 140 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पे अगर बात की जाए टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें एलडीएफ को 52 से 61 सीटें, यूडीएफ को यहाँ पर 72 से 84 सीटें, एनडीए 3 से 7 सीटें यहाँ जीत सकती है। तो ऐसे में यूडीएफ एक प्रकार से यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले 10 साल से सत्ता में है वो यहाँ पर उसकी यहाँ पे सत्ता वापसी नहीं होती दिखाई पड़ रही। इसी प्रकार से हम बात करें रिपब्लिक और पी मार्क के सर्वे की तो यहाँ पर एलडीएफ को 62 से 69 सीटें मिल सकती है, यूडीएफ यहाँ पर भी आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है 71 से 79 तक और एनडीए 1 से 4 सीट ले सकता है। तो यहाँ पर भी जो सत्ता परिवर्तन की बात है वो इस सर्वे में भी केरलम में दिखाई पड़ रही है 140 सीटों वाले इस राज्य के लिहाज से। इसी तरीके से अगले सर्वे की बात की जाए जिसमें आज तक एक्सिस माई इंडिया की बात है तो यहाँ पर एलडीएफ 49 से 62 सीटों पर जा सकता है, यूडीएफ यहाँ पर 78 से 90 सीटें जीत सकता है और एनडीए के पास भी 0 से 3 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन की बात केरलम में दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर यूडीएफ के लिए एक तरीके से बेहतर मौका स्थिति दिखाई पड़ रही है। केरलम के ही लिहाज से बात की जाए तो न्यूज़ 24 ने जो सर्वे किया उसमें एलडीएफ को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 0 से 4 सीटें हासिल हो सकती हैं और यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है मौजूदा आंकड़ों और अनुमान के आधार पर जो तमाम सर्वे एजेंसियों ने किया है। इसी तरीके से बात की जाए एबीपी मैट्राइज की तो यहाँ पर एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं मौजूदा जो सरकार है। इसके अलावा यूडीएफ 70 से 75 सीटें जीत सकता है, 3 से 5 सीटें एनडीए के खाते में भी आ सकती हैं। तो मोटे तौर पे एक सत्ता परिवर्तन की ओर रुझान दिखाई पड़ रहा है केरलम में। यहाँ पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसकी ओर यहाँ पे इशारा दिखाई पड़ रहा है। तो केरलम की 140 सीटों के महत्वपूर्ण पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो एलडीएफ के पास औसतन तौर पर 58 से 63 सीटें रह सकती हैं, यूडीएफ यहाँ पे 74 से 80 सीटें ले सकता है और एनडीए के पास 2 से 4 सीटें हो सकती हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण केरलम का आंकड़ा। असम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 126 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी हैट्रिक लगाती दिखाई पड़ रही है, 88 से 101 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर 23 से 33 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें आ सकती हैं। ये टाइम्स नाउ प्लस जेवीसी का जो सर्वे हुआ है उसका अनुमान साफ तौर पर निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से अगले सर्वे रिपब्लिक प्लस पी मार्क की अगर बात की जाए तो इसमें भी बीजेपी को बढ़त है, 82 से 94 सीटें, कांग्रेस प्लस के पास 30 से 40 सीटें जा सकती हैं, अदर्स के खाते में 1 से लेकर 15 सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी हैट्रिक लगाती दिखाई पड़ रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया की बात की जाए तो बीजेपी इसमें 88 से 100 सीटें जीत सकती है, सीधे तौर पर सरकार
सरकार बनाते दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस 24 से 36 सीटों पर सिमट सकती है। अदर्स के खाते में भी 3 सीटें तक जा सकती हैं। असम की ही बात की जाए, न्यूज़ 18 का जो सर्वे है उसमें 90 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस प्लस के पास 23 से 33 सीटें, अदर्स के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर असम में सत्ता वापसी बीजेपी करती दिखाई पड़ रही है। एबीपी पोल्स डायरी की बात की जाए तो यहां पर 86 से 101 सीट बीजेपी के खाते में, 15 से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 3 से 60 सीटें जा सकती है। तो इस सर्वे में भी बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाता दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल एवरेज की अगर बात की जाए तो बीजेपी 91 से 94 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 27 से 31 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। एक और बड़े सियासी राज्य तमिलनाडु की अगर बात की जाए, 234 विधानसभा वाले इस राज्य की सियासी तस्वीर अगर देखी जाए तो टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें डीएमके प्लस के पास 75 से 95 सीटें जा सकती है, एनडीए के पास 128 से 147 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 8 से 15 सीटें जा सकती है। यहाँ पे अगर ये स्थिति होती है तो सत्ता परिवर्तन यहाँ दिखाई पड़ रहा है एनडीए के हक में। रिपब्लिक पी बार की अगर बात की जाए तो डीएमके यहाँ पर 125 से 145 सीटें जीत सकता है। यहाँ पर एनडीए को उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, 65 से 85 सीटें हासिल हो सकती है, अन्य के खाते में 17 से 32 सीटें। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है अलग अलग सर्वे में। न्यूज़ 18 का जो सर्वे है वो डीएमके को 103 से 113 सीटें दे रहा है, एनडीए को यहाँ पे बढ़त 114 से 124 सीटों के लिए, अन्य के खाते में 4 से 10 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है अलग अलग सर्वे में। न्यूज़ 24 चाणक्य में डीएमके प्लस के पास 145 से 60 क्लियर मेजॉरिटी दिखाई पड़ रही है, एनडीए 50 से लेकर 65 तक के आसपास से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, अन्य के खाते में 18 से 26 के आसपास स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इस सर्वे में यहाँ पे डीएमके अपनी सरकार, जो डीएमके प्लस की जो सरकार है वो बनती दिखाई पड़ रही है। एबीपी मेट्राइज की अगर बात की जाए तो डीएमके प्लस को यहाँ पे 122 से 125 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए के पास 87 से 100 सीटें आ सकती हैं, अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर भी डीएमके को बढ़त मिलती इस सर्वे में दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल सर्वे की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की स्थिति यह है, 120 से 130 सीटें डीएमके प्लस को मिल सकती हैं, एनडीए की बात की जाए तो 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में 10 से 18 सीटें जा सकती हैं। तो ये तमिलनाडु की सियासी स्थिति अपने आप में दिखाई पड़ रही है। तो जो अनुमान है एक प्रकार से एग्जिट पोल के, वो सीधे तौर पर तमाम राज्यों की स्थितियों को इस प्रकार से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से ये आंकड़े सियासी संभावित तस्वीर को दिखाते, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। बीजेपी की हुंकार, बंगाल में भाजपा सरकार, क्योंकि बंगाल को लेकर सबसे ज़्यादा सियासी बातें लगातार की जा रही हैं। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कोलकाता से। आप दोनों का स्वागत है। प्रसन्नजीत, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अभी इस वक्त तक का एग्जिट पोल के इतर बंगाल और कोलकाता से क्या बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है पोल के आंकड़ों को लेकर और तमाम घटनाक्रमों को लेकर? प्रसन्नजीत। आर्येंद्र, सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं अपने आप को आंधी और बारिश से बचाने के लिए जगह जगह अपना जगह बदल के अभी ऐसी जगह पे आए जहां पे शायद ऑडियो आपको इको आ रहा है। तो आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ बारिश और आंधी, ये अगर किसी चीजों का अंदेशा है तो हो सकता है कि ये सरकार बदलने का अंदेशा है। ये प्रकाश अच्छी तरह से बोल सकता है, वो काफी जानकार पत्रकार है, वो बोल सकते हैं कि ये बारिश और आंधी कोई सरकार बदलने का नहीं, प्रकृति भी कई बार संकेत और संदेश देती है, लेकिन अभी एग्जिट पोल तक है। एग्जैक्ट पोल 4 मई को पता लगेगा, उस दिन किसकी बारिश और आंधी आती है देखना दिलचस्प होगा। प्रसन्नजीत, निश्चित तौर से आप जो बात करें संकेतों में समझना दिलचस्प है। हाँ, अब ये बताए कि जिस तरह से लोग अब निकल के दूसरी चरण में भी मतदान किए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें कोलकाता शहर जो बड़े शहरों में गिना जाता है, जैसे दिल्ली या बेंगलुरु या मुंबई की बात करें, जहां पे लोग वोट देने के लिए निकालते नहीं थे, जहां पे लोग ऐसे हम कहते थे कि इस बड़े शहर में लोग 50 से 60% मतदान करते हैं। तो लेकिन ऐसे समय पे इस साउथ कोलकाता में अगर लोग करीब 90% के आसपास, मतलब 87 से 88% के आसपास मतदान किए हैं नॉर्थ कोलकाता के लोग, और ये कोलकाता के जो ग्रेटर कोलकाता के लोग ये 90% के आसपास मतदान किए हैं। ये पूरी तरह से मैं कहूंगा कि इलेक्शन
कमीशन की एक बधाई की पात्र है इलेक्शन कमीशन, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने लोगों के मन में भरोसा दिलाने की जो काम किए हैं वो पूरी तरह से लोगों ने इस भरोसा को साथ में लिए है, और मन में जो भय था वो भय को दूर करके लोगों ने सुबह से ये मौसम साथ दिया है, लेकिन लोगों ने ये भरोसा साथ में लेकर, बिल्कुल प्रसन्न जी, आप जो बात कह रहे हैं वो आप जो बात कह रहे हैं, कम से कम चुनाव आयोग ने तो लोगों का भरोसा जीत लिया, भय के खिलाफ जाके भरोसा जीत लिया है। अब राजनीतिक तौर पर बीजेपी क्या भरोसा जीतती है 4 तारीख को पता लगेगा। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश जी, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत हमने देखा पहले दौर में, अब दूसरे दौर में भी वही बम्पर वोटिंग। एग्जिट पोल के जो तमाम नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं वो एक सर्वे को छोड़ के बाकी सभी में बीजेपी सीधे तौर पे सरकार बनाती नजर आ रही है, पहली बार बंगाल में। क्या ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सीधे तौर पे परिवर्तन से जोड़ के देखा जा सकता है? आर्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को 100 सलाम प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसकी शानदार व्यवस्थाओं की वजह से तमाम गालियां खाने के बाद हर दिन सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी की तरफ से बाल्टियां भर भर के गालियां दी जाती, चुनौतियां दी जाती थी और क्या क्या नहीं कहा गया, उसके बावजूद चुनाव आयोग डटा रहा, उसने जबरदस्त तैयारियां की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में, पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में दोनों चरणों में इस अगर बड़े तौर पर देखें तो बड़ा खून नहीं बहा, इतनी शांति के साथ व्यवस्था हुई है। इसके लिए चुनाव आयोग को, केंद्रीय सुरक्षा बल को, जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी व्यवस्था में सहयोग करने वाले जो भी एजेंसियां रही हैं, सबको सलाम करना चाहेंगे कि आज उन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से पश्चिम बंगाल के नागरिकों ने, जैसा प्रसन्नजीत ने कहा, कि भय मुक्त होकर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में मतदान किया है। ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता था। कलकत्ता जहां शिक्षित लोग रहते हैं, बड़ी आबादी रहती है और थोड़ा संपन्न प्रकार के लोग रहते हैं, प्रसन्नजीत ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ औसत मतदान जो है वो 60% होता है, लेकिन कलकत्ता महानगर में भी 90% मतदान होना न सिर्फ पश्चिम बंगाल के इतिहास में बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में भी एक नया आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आपने पूछा कि क्या ये परिवर्तन का संकेत है। देखिए, परिवर्तन की बात तो मुझे लगता है कि चुनाव के बहुत पहले जिस दिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था उसी दिन तय हो गई थी। यूं तो नवंबर में जब एसआईआर शुरू हुआ था, सरकार एसआईआर को गाली देने में लगी रह गई, लोगों को भड़काने में लगी रह गई, लोगों के अंदर में इस प्रकार का भय पैदा किया कि आपको वोट देने की आवश्यकता नहीं है, हम दिल्ली जाएंगे, आंदोलन करेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। लेकिन भेदभाव, भ्रष्टाचार और भय दिखाने की राजनीति आज जो है वो धराशायी हुई है। लोगों ने मुक्त भाव से मतदान किया है और जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, आर्येंद्र जी, ये भी स्पष्ट तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई लहर का, परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल प्रसन्नजीत जी प्रसन्नजीत, क्योंकि ये जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि तमाम एग्जिट पोल से जो एक संकेत निकल के आ रहा है, सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त दिखाई पड़ रही है। शुरुआती रिएक्शंस दोनों खेमों से, टीएमसी की बात हो या फिर हम बात करें बीजेपी खेमे से, कुछ अभी इस पे इनिशियल रिएक्शंस आए हैं क्या? नहीं, एग्जिट पोल के ऊपर अभी तक कोई रिएक्शंस तो आए नहीं है, लेकिन मैं अरियंद्र एक बात कहूंगा कि ये जो हमारे जो साथी पत्रकार आप अब बात कर रहे थे, अमरेंद्र की बात मैं कह रहा हूं, अमरेंद्र जब लोग कतार में खड़े हुए थे उनसे बात कर रहा था, ये हमारी पत्रकारिता की जो एथिक्स है उससे बाहर है। लेकिन फिर भी जब अमरेंद्र बात कर रहे थे कि आप क्या सोच के ये कतार में खड़े हैं, क्या सोच के आप वोट देंगे, वो जिस तरह से बात कर रहे थे जिससे पता चल रहा था कि वो किसको वोट देने जा रहे थे। तो ये कभी होता नहीं है, ये कभी भी होता नहीं है। और इस तरह से लोग खुल के बात कर रहे हैं कि हम इनको वोट देने जा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे चैनल में नहीं है, बाकी प्राइवेट चैनल ने भी में भी वो जिस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, और किसी भी जिला में, चाहे वो फर्स्ट फेज में हो और सेकंड फेज में हो, किसी भी फेज में वो खुल के जिस तरह से माइक के सामने बात कर रहे थे कि हम इस कारण से वोट करने जा रहे हैं, और जिससे पता चल रहा था कि वो किस पार्टी के लिए वोट करने जा रहे थे, तो ये कभी बंगाल में हम सोच भी नहीं सकते थे। बंगाल में हम लोगों को मैंने अगर पूछे कि हम, तो लोग भाग जाते थे कैमरा देखकर। तो ये जो भयमुक्त तो एक माहौल तैयार हुआ, ये लोग अपनी बात एक तरीके से खुल के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी जुड़ गए। समीर जी, स्वागत है आपका हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहले सवाल बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर ही, आपका अपना पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है? बढ़ा हुआ मत प्रतिशत और लोगों का वोकल होकर ये कहना कि साहब परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है, वही एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहा है। समीर जी।
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये वही है जो पहले से बंगाल की जमीन पर दिखाई दे रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो मान लिया जाए, जमीन से भी ये सेंटिमेंट निकल के आ रहा था और बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो बता रहा था। और जनता जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भय बनाम भरोसे का, और भय के कारण जो लोग वोटिंग नहीं कर पाते, टीएमसी के गुंडों के कारण वोटिंग करने से जो वंचित हो जाते थे, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत बेहतरीन काम किया। और चुनाव आयोग बधाई का पात्र है कि चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति मतदान करने निकले, भले वो किसी को भी वोट करे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोटर थे, जो निकलने में जिन्हें हिचकिचाहट होती थी, टीएमसी के गुंडों से डर लगता था कि आज अगर वोट डालेंगे तो कल हमारे घर में आग लगा दी जाएगी या हमें मारपीट किया जाएगा। और हमने वो भी समय देखा है बंगाल में कि बंगाल के गवर्नर को किस तरीके से अपना घर खोलना पड़ता है टीएमसी के गुंडों से लोगों को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक भयमुक्त वातावरण दिया और बंगाल की जनता ने तय किया कि भाई 15 साल टीएमसी के शासन के बाद अब मुझे बदलाव का वक्त आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, जिस शुभेंदु अधिकारी ने वो यात्रा निकाली थी, अमित शाह ने इस यात्रा का उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका समापन किया था। मुझे लगता है जब इस तरह पर वो बहुत स्पष्ट दिख रहा था। और प्रथम चरण के मतदान के बाद जब अमित शाह ने पत्रकार वार्ता ली थी और उसमें जिस आत्मविश्वास से उन्होंने कहा था कि 152 में से 110 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों में से जब पिछली बार 2021 के चुनाव में 123 सीटें कांग्रेस 123 सीटें टीएमसी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। तो जिस तरीके से जब इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने, संघ के स्वयंसेवक ने काम किया, कार्यकर्ता खुलकर निकल रहे, मतदाता खुलकर निकल रहे थे, मुझे लग रहा है ये परिवर्तन का चुनाव था। और प्रधानमंत्री मोदी के भय बनाम भरोसे में जनता ने भय का साथ छोड़ा और भरोसे का हाथ पकड़ा है। ठीक है समीर जी, ये बंगाल में भरोसे का, विश्वास का जीत के तौर पर फिलहाल हम इस एग्जिट पोल से सीधे तौर पे जोड़ सकते हैं जो नतीजे आ रहे हैं। लेकिन समीर जी, आपसे ही सवाल, अगर हम आसाम को लेकर बात करें, जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं सभी में सीधे तौर पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती दिखाई पड़ रही है, तो ये आपको रोकना चाहेंगे? महत्वपूर्ण रिएक्शंस इस वक्त भी आ रहे हैं बंगाल से, आपको सुनाते हैं। हेल्प करना पुलिस ने सब किया, लड़ना तो पुलिस का ही काम है। सर, सुनने को आया कि इस बार ऐसा कमिटमेंट था कि डीएम जो कंप्लेन आया कि कहीं पे कोई धमकाया जा रहा है तो वो रात भर जगे रहे, हर वुमेन पुलिस स्टेशन में घूमे। भाई ये हम लोगों ने बोल रखा था, एकदम क्लियर कट बोल रखा था कि आपकी मॉनिटरिंग चल रही है क्लोज। हम लोग एक इंसिडेंट मॉनिटर कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो सब जानते हैं कि चाहे पुलिस का लेवल है चाहे कोई भी लेवल हो, मॉनिटरिंग 100% चल रही है। इसलिए सब डीएम्स ने, सब ऑफिसर्स ने बड़े मुस्तैदी से काम किया। So what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Election Commission आपके नेतृत्व में वो साबित कर रहे हैं कि what Bengal thinks today. वो तो बंगाली करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो बंगाली करेगा। It's a favorite line in political arena of Bengal. की लाइन है? बांग्ला आबाद जगत सबाई श्रेष्ठ आसन लबे। तो बांग्ला निर्वाचन बंगाल के वोटिंग को लेकर क्या कहना है? मैं आपने देखो বেঙ্গল যে আছে কিরম জম করলো, 7-8 ফেজ থেকে 2S লো, এটা নিয়ে এক ফেজ কেমন 2 ফেজ করলো। এখন একটাই পর্যায়ে আছে যে এক ফেজ হয়ে যাবে, তো হয়ে গেছে, সেরা হয়ে গেছে। আর সেরা হতে কোথায় থাকলো, আগে এত ছিল এখন এতই থেকে গেছে। रिपोल देखिए, हमें रिपोल से कोई, वी डोंट शाई ऑफ रिपोल। जितने रिपोल होने की जरूरत है उतने होने चाहिए। अगर रिपोल शब्द है तो किसी रीजन की वजह से, प्योरिटी इलेक्शन के लिए, अगर प्योरिटी इलेक्शन हैम्पर हुई है तो हमको दायित्व तो बनता है कि रिपोल का प्रोविजन है और कंडीशन मीट हो रही है तो हमको रिपोल करना चाहिए। काउंटिंग को लेकर हमारा प्रोविजन कुछ नहीं है। जो हमारे जियो सर्कुलर्स हैं ईसीआई के, इतने पुख्ता हैं, लॉ इतना पुख्ता है, अगर फॉलो करेंगे हम, कोई लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, 100% फेयर काउंटिंग होगी। तो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल सीधे तौर पर, क्योंकि चुनाव आयोग का चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, मौत नहीं हुई, ये अपने आप में बड़ी बात उन्होंने साफ तौर से कही। और ये हमने बीते तमाम चुनावों में देखा है कि बंगाल में हिंसा के बीच में तमाम मौतें होती थी, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान एक भी मौत नहीं होना बेहद संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि छुटपुट घटनाएं होना एक अलग बात। 2021 में 24 लोगों की मौत हुई थी और ये सीधे तौर पर राजनीतिक हिंसा के तहत 24 मौतें 2021 के चुनाव में हुई थी। इस बार चुनाव के दौरान एक भी मृत्यु नहीं हुई। कम से कम ये संतोषजनक स्थिति 2016 में
7 लोगों की मृत्यु हुई थी। चुनाव के दरमियान जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अपने आप में रक्त रंजित इतिहास रहा है। 2021 में 24 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में किसी एक भी बंगाल के व्यक्ति की मृत्यु ना होना बेहद संतोषजनक स्थिति, क्योंकि जो पिछले ऐतिहासिक स्थितियां रही हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की राजनीति की, हिंसा की, रक्त रंजित इतिहास की, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उस लिहाज से ये इस समय की स्थिति छुटपुट घटनाओं को छोड़कर ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिसके लिए कहा जा सके कि इतना बड़ी हिंसा इस बार बंगाल में देखने को मिली है। 2 चरणों में चुनाव हुआ और अपने आप में ये बेहद संतोषजनक खबर अपने आप में कही जा सकती है। और अब लगातार हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश अंदालिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हैं। प्रसन्नजीत, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, हिंसा के आज झगड़े की तस्वीरें लगातार आज दिन भर सुर्खियां बटोरती रहीं, लेकिन कम से कम वैसी हिंसा की तस्वीरें 2021 की, 2016 की, 2011 की नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से बंगाल के चरित्र पे दाग लगता था कि साहब हिंसा के बिना राजनीति यहाँ हो नहीं सकती। जल्दी से प्रसन्नजीत। आर्येंद्र, देखिए, ये जो सवाल था हमारे साथी सौरभी कर रहा था, उसी की आवाज हम सुन रहे थे जी। और बीच में जो बंगला में हुआ है उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता बोल के उन्होंने पूछा कि बंगाल फिर से पूरे दुनिया में श्रेष्ठ आसन लेंगे, तो उसमें मनोज जी सीईओ साहब उन्होंने बताया कि हम 8 फेज की चुनाव से 2 फेज में उतर आया और आने वाले दिनों में हमारा चुनौती है 1 फेज में चुनाव करना, तो बंगाल फिर से श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये काफी पूरे दुनिया के, पूरे देश के लिए एक मैसेज है। और ये भी एक ब्रेकिंग कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए बंगाल की चैलेंज सामने है कि बंगाल के में बिना रक्तपात की चुनाव करना, 2 फेज में चुनाव करना नहीं, अभी 1 फेज में चुनाव करना और 1 फेज में चुनाव करके दिखाना है कि बंगाल में भी 1 फेज में चुनाव बिल्कुल हो सकता है। 4 मई के नतीजे किसी राजनीतिक दल के हक में जाए, लेकिन आज कम से कम चुनाव आयोग तो जीता वो कहा जा सकता है जिसने इतना बेहतर तरीके से काम किया है। समीर जी, एक सवाल इस बात को लेकर कि असम की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी एग्जिट पोल में हैट्रिक लगाती लगातार दिखाई पड़ रही सारे तमाम सर्वेज में, और तमिलनाडु में भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी मिक्स स्थिति दिखाई पड़ रही है। AIADMK भी है तो DMK भी दिखाई पड़ रही है। छोटा सा आपका रिएक्शन समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि आसाम को लेकर किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आसाम में तय था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनाएगी। हेमंत बिश्वा शर्मा जी इस भरोसे के साथ चुनाव में गए थे और वहां कांग्रेस जमीनी स्तर पर रही थी। चुनाव के बीच में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, तो आसाम को लेकर कहीं पे कोई विवाद नहीं था। कांग्रेस का ही टक्कर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में ये कहा जा रहा था कि भाई जो सुपरस्टार विजय, उनकी पार्टी से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो क्या भूमिका निभाएंगे। ये कहा जा रहा था कि भाई लगातार 2 बार सरकार बनती नहीं है, एक बार AIADMK की बनती है, एक बार DMK की बनती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और AIADMK मिलकर क्या सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, या स्टर्लिन ने जो गठबंधन वहां बनाया उसके दम पर वापस कांग्रेस और DMK मिलकर वहां सरकार बना लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में टफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि DMK का पल्ला भारी है। DMK तमिलनाडु में सरकार बना लेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर विजय क्या फैक्टर बनकर आते हैं। हालांकि एग्जिट पोल में विजय को बहुत समर्थन मिला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु में लंबे समय बाद ऐसा होगा, शायद 50 साल बाद, कि लगातार दूसरी बार सरकार बनेगी और DMK सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। AIADMK में जिस तरीके से टूट हुई, पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम में झगड़ा हुआ, पन्नीरसेल्वम चले गए पार्टी छोड़कर, उन्होंने DMK का दामन थाम लिया, उसका भी नुकसान मुझे लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ी है और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी ने वहां NDA को एकजुट रखा है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन DMK मुझे लगता है सरकार बना लेगी तमिलनाडु में, और आसाम में कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आसाम में सरकार बना रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तमाम केरल में मुझे लगता है कि LDF बना लेगा, UDF बना लेगा। केरल में UDF कांग्रेस बना सकती है। हाँ, कांग्रेस की, क्योंकि UDF की स्थिति वहां बेहतर दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई दो राय। तमाम सर्विस बातों कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि विकास एक्सप्रेस पर सवार यूपी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना
एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच एमडीएच। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा। एक समय पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश आज एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा और विकास विरोधी राजनीति करने वाले दलों पर यूपी को पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे से पर्यटन और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे। कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह गया है। एक्सप्रेसवे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। पीएम ने यूपी की विकास यात्रा को सराहते हुए डबल इंजन सरकार से पहले के हालात का जिक्र किया। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। आवागमन में सुगमता और परिवहन दक्षता में सुधार के साथ साथ इस परियोजना की एक और विशेषता है, जो है शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने में भी इसका रणनीतिक महत्व होगा। एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहाँ पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में
21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इससे पहले पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंख और डमरू की आवाज के बीच वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव की पूजा के आध्यात्मिक मायने हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीएम ने मंदिर परिसर में ही स्थित मां अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में 700 किलो वजन की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को भी देखा। हरिकेश और विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच में एलपीजी आयात पर असर तो है, लेकिन देश में आपूर्ति लगातार जारी है। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध और स्थिर बनी हुई है। यही नहीं, देश में उर्वरकों की कमी ना होने पाए, इसको लेकर भी भारत सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने फिर से जनता से अपील की है कि घबराहट में किसी प्रकार की खरीदारी ना करें। पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रम के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई बिना रुकावट जारी है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन हमारी घरेलू एलपीजी सप्लाई बिना रुकावट जारी है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सप्लाई को करीब 70% तक रिस्टोर किया जा चुका है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक
1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। वहीं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए रिफाइनरियों में प्लांट लगाए जा रहे हैं। The other renewable source of energy, different ministries in Government of India are taking care of it. As far as the petroleum ministry is concerned, we are working on couple of them. For example, green hydrogen. So in our refineries, we are setting up the plants for the production of the green hydrogen. HPCL, IOCL, BPCL, all three have started working on it. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 28 अप्रैल को शिपिंग मंत्रालय ने उर्वरक विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बना हुआ है। 28 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के अधिकारियों के साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेके जो इश्यूज हैं उसको लेके समीक्षा की। इस डीजी शिपिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 2829 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की है और 29 नाविकों की पिछले 24 घंटे में सुरक्षित वापसी की है। पश्चिम एशिया में तनाव भले ही बना हुआ हो, लेकिन भारत में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है ताकि आम जनता और उद्योगों पर इसका कोई असर न पड़े। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि लद्दाख में नए आध्यात्मिक अध्याय का आज हुआ है आरंभ। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रहित की परियोजनाओं पर कांग्रेस का विरोध कोई नई बात नहीं है। अब एक बार फिर से ग्रेट निकोबार विकास परियोजना को लेकर यह विरोध उठ रहा है। जहां सरकार इस परियोजना को देश की सुरक्षा और आर्थिक ताकत के लिए अहम मानती है, तो वहीं कांग्रेस इसे पर्यावरण और आदिवासी हितों से जोड़कर आलोचना कर रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पर्यावरण और आदिवासी विरासत के नाम पर ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का विरोध किया है। हालांकि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को देश की सुरक्षा और आर्थिक ताकत के लिए बेहद अहम बता रही है। ये परियोजना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने, मलक्का जलडमरू मध्य के पास कड़ी निगरानी रखने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी। भारत की सैन्य और रक्षा क्षमता में विस्तार होगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी जवाब ये परियोजना है। इसका मकसद इस क्षेत्र को सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन केंद्र बनाकर भारत की समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है। एक तरफ सरकार देश की रणनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का विरोध जारी है। पहले भी कांग्रेस कई बार अहम परियोजनाओं पर सवाल उठाती रही है।
1998 में पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया था। भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल खरीदने का फैसला लिया तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाकर इस डील को लटकाने की साजिश रच डाली। कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर भी सरकार की आलोचना की और इसे अमीर लोगों की योजना बताया। भारत के आत्मसम्मान से जुड़ी संसद भवन पुनर्निर्माण परियोजना का भी कांग्रेस ने विरोध किया। कुल मिलाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र हित से खिलवाड़ करने के आरोप कोई नई बात नहीं है। लद्दाख में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई है जब भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष लेह पहुंचे हैं। इन अवशेषों का पहली बार सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप इस खबर को देखिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष आज लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात है और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेह की इन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।